हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 30 जनवरी। 30 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को आज हम एनालाइज कर रहे हैं। साथ में 29 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को भी एनालाइज करेंगे। और आज के द हिंदू एनालिसिस में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, इंसिडेंट्स की। जैसे कि एक इवेंट जो है वो बड़ा ही प्राउड मोमेंट है हमारे देश के लिए, जो हर साल मनाया जाता है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 2023। इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे सुंदरबंस के बारे में। सुंदरबंस पे एक टेम्पल है जिसका नाम है जतार द्योल। ये क्या है, क्यों न्यूज में था, इसकी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे हमारे देश में हायर एजुकेशन की क्या स्थिति चल रही है, व्हाट इज द डाटा रिलेटेड टू इट, इसकी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कुछ मैरिज लॉज की, कि किस तरह से हमारा जो इंडिया का जो लीगल लॉ है, जो लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, वो ये बोलता है कि भाई 18 से जो कम एज की लड़कियां हैं उनको आप शादी के बंधन में नहीं बांध सकते। लेकिन कई सारे पर्सनल लॉज हैं जो इसको वायलेट करते हैं। इसी के साथ बात करेंगे मुगल गार्डन्स की और साथ में पद्म अवार्ड्स की भी। और भी कई सारे ढेर सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आप लोगों के लिए अलर्ट ये है कि 118 डेज ही बचे हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो अगर आप देने वाले हो ना ये वाला प्रीलिम्स, तो दिस इज़ अ बिग अलर्ट। अपने आप को जगा दो और पूरी तरह से झोंक दो इस एग्जाम में, ओके। एंड आपकी मदद करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं लक्ष्य प्रोग्राम। ये लक्ष्य प्रोग्राम महीने भर से आपके सामने अनाउंसमेंट कर रही हूँ। इसकी बैचेस 1 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। इस लक्ष्य प्रोग्राम में होगा क्या, करंट अफेयर्स से टारगेटेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अबाउट 40 लेक्चर्स होंगे। इसी के साथ ज्योग्राफी मैपिंग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ज्योग्राफी मैपिंग का एक सेशन हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे लॉन्च किया है। उसी तरह के ज्योग्राफी मैपिंग के सेशंस होंगे। इसके साथ डेली करंट अफेयर्स क्विज भी होने वाली है, ओके। तो ये सब आपको मिलेगा लक्ष्य प्रोग्राम में। और इसका जो प्राइस हमने बहुत मिनिमम रखा था, 23 रुपीज, लेकिन हम आपको बड़े ही गर्व के साथ और बड़ी ही खुशी के साथ बता रहे हैं कि हमारे जो एनरोलमेंट हमने एस्टिमेट किया था ना, जो हमारे हमने लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स रखी थी, वो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स तो कब की भरा चुकी है। तो वी हैव एन ऑलमोस्ट क्रॉस्ड इट हेवीली। द नंबर जो हमने सोचा था, एस्टिमेटेड नंबर था, उसको हमने क्रॉस कर लिया है। तो नाउ वी विल बी इंक्रीजिंग द प्राइजेस, बिकॉज हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपडेट करना पड़ेगा। तो फॉर दैट वी विल बी इंक्रीजिंग द प्राइजेस। एंड प्राइस क्या होगा, कब से इंक्रीज होगा, ये बता देती हूँ। 1 फरवरी से, जब से बैच स्टार्ट हो रही है, तब से ये प्राइस इंक्रीज होगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, माई सजेशन टू यू वुड बी कि 30 एंड 31 जनवरी अभी है, आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कल आने वाला है इकोनॉमिक सर्वे एंड परसों आएगा बजट। आई वॉन्ट यू गाइज कि आप 2 दिन कम से कम मेरे साथ डट के लगे रहो। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। तो इकोनॉमिक सर्वे के लिए हम कल 6 बजे 6 PM पे लाइव आएंगे, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे को हम एनालाइज करेंगे। और बजट के लिए हम परसों यानी कि 1 तारीख को 6 बजे 6 PM पे लाइव आएंगे, जिसपे हम बजट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पहला आज का आर्टिकल जो है दैट इज, ये कल का आर्टिकल है, बेसिकली ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हो आप इसको। और साथ में GS1 में ही आप इसको आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेट कर सकते हो। बेसिकली सुंदरबंस पे एक टेम्पल है, इस टेम्पल का नाम है जतार द्योल, ठीक है। ये जतार द्योल टेम्पल जो है बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टेम्पल है। ये टेम्पल जो है ये टेराकोटा टेम्पल है, 11वीं सेंचुरी का टेम्पल है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये प्लान कर रहा है कि ये जो टेम्पल जो इरोड हो रहा है यहाँ पे, उसकी ब्रिक्स और यहाँ पे जो डैमेज्ड ब्रिक्स है उसको चेंज किया जाए, यहाँ पे कुछ ट्रीज प्लांट की जाए, सो दैट वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करे। ये जो टेम्पल है ये इतने सालों तक बाकी सारी चीजों से तो बच गया, बाकी सारे थ्रेट्स से तो बच गया, बाकी सारे इन्वेजन से तो बच गया, लेकिन मॉडर्न थ्रेट से नहीं बच पा रहा। मॉडर्न थ्रेट यानी कि क्लाइमेट चेंज से नहीं बच पा रहा। आपको पता है कि सुंदरबंस के पास में बे ऑफ बंगाल पड़ता है। बे ऑफ बंगाल जो है उसकी सैलिनिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, और उसके कारण एयर में भी जो सैलिनिटी है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए जब विंड्स चलती हैं तो वो इसके ब्रिक्स को, इसके स्ट्रक्चर को इरोड करती हुई चलती हैं। इस टेम्पल का नाम है जतार द्योल। ये 11वीं सेंचुरी का टेराकोटा टेम्पल है, जो शिवा, लॉर्ड शिवा को बेस्ड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये आता है आपके वेस्ट बंगाल में, 24 परगनास के पास में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 98 फीट हाइट इसकी, इस टेम्पल की है। और यहाँ पे कई सारी ब्रिक्स हैं जो इरोड होती हुई हमको दिख रही हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला कि हम संभालेंगे यहाँ का काम। यहाँ पे एक अभी कुछ टाइम पहले एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था अम्फान।
इस अम्फान साइक्लोन ने इसके आसपास की जितनी भी प्लांटेशन यहाँ पे ट्रीज वगैरह थी उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब ये क्या हो गया ना कि यहाँ पे आसपास की ट्रीज अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो सीधी जो विंड्स पड़ती है वो इस टेम्पल पे पड़ती है, और इसीलिए इस टेम्पल का इरोजन और ज्यादा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो इसके बारे में समझते हैं। जतार दियोल टेम्पल जो है ये एक हिंदू टेम्पल है, लॉर्ड शिवा को बेस्ड है, लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। लोकेशन इसकी वेस्ट बंगाल में है, एक छोटी सी हिल के ऊपर बना हुआ है जो सुंदरबंस के पास में है। यहाँ पे एक कॉपर प्लेट मिलती है 1875 की, जिसमें ये लिखा है कि ये राजा जयचंद्र जो थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था ये टेम्पल इन 975 एडी। यहाँ पे जो टेम्पल है उसको क्लासिफाई किया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। किसने क्लासिफाई किया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो यहाँ पे जो टेम्पल है ये कलिंगन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है। यानी कि आपने देखा होगा, आपने जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कई सारे आर्किटेक्चरल टाइप्स थे। जैसे एक था नागरा, एक था द्रविडियन। ठीक है, नागरा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है आपको टेम्पल स्ट्रक्चर्स वो जनरली नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं, और द्रविडियन जो है जनरली साउथ इंडिया में मिलते हैं। नागरा के भी कई सारे टाइप्स थे जिसमें से एक था कलिंगन। ओके, कलिंगन यानी कि ओडिशा में आपको मेजरली ओडिशा और वेस्ट बंगाल में आपको इस तरह के टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो टेम्पल है ये कलिंगा की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बना हुआ है। ये एक अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है। ओके, और इसमें एक आर्क्ड गेटवे होता है। ठीक है, और ये जो सैंक्टम होता है, सैंक्टम यानी कि जहाँ पे गर्भगृह जिसको बोलते हैं ना, जिसमें लॉर्ड की, जिस भी लॉर्ड को पूजा जा रहा है, जिस भी लॉर्ड को डेडिकेटेड वो टेम्पल है, उनकी मूर्ति जहाँ रखी जाती है दैट इज सैंक्टम। वो एकदम बिलो द ग्राउंड लेवल से शुरू होता है। सैंक्टम में लिंगा होता है। लिंगा यानी कि यहाँ पे लॉर्ड शिवा का प्रतीक है लिंगा। ओके, पिक्चर्स होती है, आइडल्स होते हैं, और गॉडेस गॉड्स के जो भी मूर्तियां हैं वो रखी जाती हैं। ये जो वॉल्स होती है टेम्पल की वो इंट्रिकेटली डेकोरेटेड होती है, मतलब छोटी छोटी नक्काशी आपको देखने को मिलेगी, हर बारीक नक्काशी आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ब्रिक्स भी बड़ी आराम से अच्छे से सुंदर तरीके से डेकोरेट की जाती है। बट इसके यहाँ पे क्या हुआ है ना, अनप्लैन्ड रिकंस्ट्रक्शन के कारण बहुत सारी चीजें यहाँ पे खो गई हैं हमारे कल्चर की। कलिंगन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये जो है हिंदू आर्किटेक्चर के अंतर्गत एक टाइप है। ये जो हिंदू आर्किटेक्चर है कलिंगा का, ये उत्कल जो रीजन था, उत्कल रीजन यानी कि उड़ीसा वाला जो हमारा ईस्टर्न रीजन है वहां पे ये पाया जाता था। मगध के किंगडम में, उत्कल के किंगडम में जो उड़ीसा वाला रीजन है वहां पे ये पाया जाता है इस तरह का आर्किटेक्चर। कलिंगा आर्किटेक्चर में दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है टावर, एक होता है हॉल। जैसे आप देखते हो ना कोई भी मंदिर है तो ये होता है टावर और उसके नीचे ये होता है हॉल। ठीक है, जैसे हम इसको मंडप भी कहते हैं, कई बार मंडपम भी कहते हैं कई बार, है ना, और इसको हम शिखर या विमान कहते हैं अलग अलग आर्किटेक्चर्स में। तो ये दो होते हैं। अब इसमें कलिंगन जो आर्किटेक्चर है उसमें टावर को दियूल कहते हैं, शिखर या विमान की जगह इसको दियूल कहते हैं, और जो मंडप था, जो हॉल था, उसको जगमोहन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीन तरह के टेम्पल्स होते हैं बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ शिखर और टाइप ऑफ विमान। तो रेखा दियोल है, पीढ़ा दियोल है, और खाखरा दियोल है। रेखा ध्यूल कैसा होता है देखो जरा, पहले आपको दिखाती हूँ फॉर्म्स इसके। ये देख रहे हो ये देखो ये वाला है रेखा द्यूल। ओके, ये रेखा द्यूल है। इसके बाद ये देखो, मतलब इसमें समझना ये कि ये जैसे आप नॉर्मल मंदिर देखते हो ना नॉर्थ इंडिया में, वैसे होते हैं ये रेखा द्यूल वाले। उसके बाद ये देख रहे हो ये नीचे जो है स्क्वायर ब्लॉक है, और उसके ऊपर का टावर जो है वो इस तरह का पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है, ये था पीढ़ा द्यूल। और उसके बाद तीसरा होता है ये वाला, ये जिसको हम बोलते हैं खाखरा द्यूल। ये ऐसे ट्रेपेजियम काइंड ऑफ इसका नीचे का रहता है जो मंडप है, जो जगमोहन है वो इस तरह का रहता है, और ऊपर इस तरह से यहाँ पे ऐसे कर्व्ड सा जो टावर रहता है उसको बोलते हैं खाखरा दियोल। ओके, तो देखो जरा, रेखा दियोल जो है वो टॉल बिल्डिंग होती है शिखर के साथ, और ये रेखा दियोल जो है आपको उसमें ऐसा देखने को मिलेगा, ये सब कुछ श्राइन में एक ही लाइन में लाई करता है। जैसे कि लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर का, उसमें ये रेखा दियोल आपको देखने को मिलता है। पीढ़ा दियोल वो होता है जो स्क्वायर बिल्डिंग के ऊपर पिरामिड शेप्ड रूफ होती है, वो होता है जैसे कोणार्क सन टेम्पल में है। और तीसरा है खाखरा दियोल। खाखरा ड्यूल ऐसा कर्व्ड सा होता है। ठीक है, जनरली द्रविडियन गोपुरन डिजाइन जो होती है वैसा ही रहता है, और जनरली उन टेम्पल्स में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जहाँ पे किसी गॉडेस की पूजा होती है, जैसे फेमिनाइन डीटीज की जहाँ पूजा होती है ना, जैसे शक्ति की पूजा होती है, वहां पे जनरली आपको खाखरा द्यूल देखने को मिलता है। जैसे कि भुवनेश्वर में एक बैताला टेम्पल है जो चामुंडा देवी को डेडिकेटेड है।
बढ़ते हैं आगे और देखो अब यहाँ पे ये तो हमने देखी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। देन नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट मुगल गार्डन्स। ओके, तो मुगल गार्डन्स के बारे में जो आर्टिकल है, इसमें देखो आर्टिकल ये है कि जो मुगल गार्डन्स पहले नाम हुआ करता था, अब उसका नाम चेंज करके राष्ट्रपति भवन गार्डन्स किया जा रहा है। ये मुगल गार्डन्स जो है, जो राष्ट्रपति भवन के बाहर हुआ करते थे ये गार्डन्स, ओके, उनका नाम चेंज करके राष्ट्रपति भवन गार्डन्स किया जा रहा है। और ये जो है इनका नाम चेंज किया जाएगा अमृत उद्यान में। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन के बाहर जो गार्डन्स थे जिनको मुगल्स गार्डन पहले बोला जाता था, अब उनको अमृत उद्यान बोला जाएगा। ओके, तो 75 ईयर्स हुए हैं आज़ादी का, अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ऐसे में गवर्नमेंट ने बोला कि मुगल नाम चेंज करके अमृत उद्यान इनको रखते हैं। तो बेसिकली हमारे बारे में हमारे लिए जानना जरूरी है कि मुगल गार्डन्स क्या है। तो देखो यहाँ पे ये जो गार्डन है मुगल गार्डन्स बेसिकली राष्ट्रपति भवन के बाहर बने हुए हैं। एडविन लुटियंस ये एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया था। आइकॉनिक गार्डन है ये, 15 एकड़ पे फैले हुए हैं और इस आर्किटेक्चर में आपको मुगल और इंग्लिश लैंडस्केपिंग स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो मेन गार्डन है, ये जो मेन गार्डन है इसके बीच में दो चैनल्स आते हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ऐसा मान लो ये पूरा एरिया है और यहाँ पे इस तरह से दो चैनल्स बने हुए हैं, वाटर स्ट्रीम्स बनी हुई हैं जो इस पूरे गार्डन को चार गार्डन में डिवाइड करते हैं इस तरह से। ओके, और यहाँ पे ये जो गार्डन है इसमें इसको बोलते भी चार बाग है। चार बाग क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार गार्डन है। ओके, यहाँ पे 6 लोटस शेप्ड फाउंटेन है। ठीक है, और ये जो 6 लोटस शेप्ड फाउंटेन है इनसे मिलकर ये गार्डन बनता है, जहाँ पे लगभग 2,500 से ज्यादा आपको फ्लावर्स की वेराइटीज देखने को मिलती है, रोजेस की वेराइटीज देखने को मिलती है। तो देखो इस तरह का ये बहुत ही सुंदर से गार्डन्स देखने को मिलते हैं। इस बार 26 मार्च से ये ओपन हो रहे हैं फॉर द पब्लिक। ठीक है, आप जाके कभी भी विजिट कर सकते हो आफ्टर 26 मार्च। और इसके बारे में इसके लिए ही यहाँ पे नाम चेंज किया जा रहा है और इसका नाम अमृत उद्यान किया जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे मुगल गार्डन्स के बारे में बात करें तो ये इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल पे बने हुए हैं, मुगल स्टाइल पे बने हुए हैं, इसीलिए इसका नाम भी मुगल आर्किटेक्चर रखा गया है। इनफैक्ट जो इसके आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियंस जी, उन्होंने भी चाहा कि भाई इसका ज्यादा स्ट्रक्चर चेंज ना किया जाए क्योंकि ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा था। ओके, और इसीलिए इन्होंने ही इसका नाम मुगल गार्डन रखा था। लेकिन अब इसका नाम चेंज किया जा रहा है। बेसिकली ये जो गार्डन है इसको आप देखते हो लोग यहाँ पे रिलैक्स करने मेडिटेशन के लिए आते हैं। यहाँ पे और भी कई सारे गार्डन हैं जो मुगल आर्किटेक्चर फॉर्म में बने हुए हैं, इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में बने हुए हैं। जैसे ताजमहल गार्डन है, आगरा फोर्ट है, हुमायूं टॉम गार्डन है, रेड फोर्ट गार्डन है, ये सारे। ये जो गार्डनिंग स्टाइल है ये पर्शियन स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है, जहाँ पे चार बाग स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ये पूरा गार्डन में यहाँ बीच में दो नहरों से इसको डिवाइड करके चार गार्डन बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको चार बाग स्टाइल कहते हैं। ये जो गार्डन है फॉर्मल है स्टाइल में, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में हो सकते हैं। ये जो गार्डन एरिया है इसको आप ऐसे चार प्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है। रनिंग वाटर होता है, चार प्लॉट्स में अलग अलग ट्रीज श्रब्स उगाए जाते हैं। एक्सिस जो होती है स्ट्रेट होती है, सेंट्रल होती है, और यहाँ पे चारों तरफ गार्डन के चारों तरफ एक रोबस्ट वॉल बनाई जाती है। एंट्रेंस जो होती है काफी सुंदर सी, काफी टावरिंग सी होती है। ओके, बहुत ही सुंदर से गार्डन ये होते हैं। तो ये बेसिकली छोटी सी एक न्यूज थी अबाउट द मुगल गार्डन्स जिनका नाम चेंज करके अमृत उद्यान होने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो मुद्दा है दैट इज अबाउट द मैरिज लॉज फॉर द माइनर्स। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एग्जामिन कर रही है इन मैरिज लॉज को फॉर द माइनर्स। हुआ क्या है, देखो भाई हमारे देश का जो लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आईपीसी सीआरपीसी कहते हैं, उनके हिसाब से ऐसा है कि 18 ईयर्स से ज्यादा एज होनी चाहिए लड़की की, और अगर लड़का है तो उसकी एज 21 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, अगर शादी करवानी है तो। लेकिन आप देखोगे कुछ पर्सनल लॉज है, स्पेसिफिकली जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो बोलता है कि भाई अगर लड़की 15 ईयर्स से भी बड़ी है ना, 15 ईयर्स की भी है तो भी आप उसकी शादी करा सकते हो। तो ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है और जो एक हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एग्जामाइन किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे पर्सनल लॉज की नहीं चलेगी भाई, पर्सनल लॉज ठीक करो आप अपने। यहाँ पे लॉ तो यही चलेगा कि भाई 18 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए लड़की। इनफैक्ट एक तो बिल भी आ गई है हमारे पार्लियामेंट में जिसमें ये कहा गया है कि भाई लड़की हो या लड़का हो, दोनों की उम्र 21 कम से कम होनी चाहिए शादी के पहले, शादी करते टाइम। ओके, तो बेसिकली हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे माइनर गर्ल्स जो है, चाहे 15 साल की हो, 16 साल की हो, 17 साल की हो, कोई भी लड़की जो 18 से कम है उसकी आप शादी नहीं करा सकते पर्सनल लॉज के बेसिस पे। हमारा जो देश का लॉ है वो ये कहता है 18 ईयर्स होना जरूरी है वुमेन को, तो 18 ईयर्स के कम अगर उम्र
है तो आप उसको नहीं करा सकते उसकी शादी। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली नेशनल जो कमीशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इस ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटिशन लगाई। इन्होंने बोला कि भाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वहां पे एक केस गया। उस केस में एक लड़की थी, उस लड़की की जो उम्र थी वो 15 साल थी। और वहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अलाउ करता है कि कोई लड़की अगर जिसकी एज 15 साल है, जिसने प्यूबर्टी हिट कर ली है, तो उसकी शादी कराई जा सकती है। बट दिस इज अगेंस्ट पॉक्सो, यानी कि जो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है उसके तो अगेंस्ट में जा रहा है। और यहाँ पे आप शादी करा ही नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये हम इसको सही नहीं मानते, और ये वाला जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला है ना, ये एक ऐसा सही मैंडेट नहीं है और इसको चेंज किया जाना चाहिए। ओके, तो कई सारे लॉज हैं जो गवर्न करते हैं मैरिज को इंडिया में। जैसे कि देखो, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल है, 2021 वाला ये बिल आया था। बोला गया इसमें कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 वाला, उसमें जो एज है उसको बढ़ाया जाए। जो भी लड़की, अभी ऐसा है कि 18 इयर्स की लड़की है तो उसकी शादी 18 इयर्स के पहले नहीं करा सकते, 18 के बाद करा सकते हो। ये बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। लेकिन जो बिल आया है उसने बोला कि 18 को 21 करना चाहिए। ना नेशनल कमीशन ऑन वुमेन है, एनसीपीसीआर है जो चाइल्ड राइट्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब बोल रहे हैं कि भाई आप तो ये सब बोल रहे हो, ये प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, ये सब चीजें आपने रखी है, लेकिन इसका क्या, जो आपकी ये पर्सनल लॉज है उनका क्या। और इसमें भी ये कहा जा रहा है कि भाई क्रिश्चियन लॉज हो गए, हिंदू लॉज हो गए, या फिर पारसी लॉज हो गए, इसमें ऐसा नहीं है। जो मुस्लिम लॉज है ना, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ में लिखा है कि अगर कोई लड़की, अगर उसको प्यूबर्टी हिट कर गई है, 15 इयर्स की वो है, तो उसकी शादी आप करा सकते हो, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो। और इसी में आसाम गवर्नमेंट ने भी कहा है, आसाम गवर्नमेंट जो है, आसाम कैबिनेट ने ये बोला कि भाई कोई भी अगर पर्सन माइनर गर्ल्स की शादी कराता है या खुद माइनर गर्ल से शादी करता है, तो उसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलेगी, कम से कम 2 साल की, 2 इयर्स की उसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं कि आसाम में देखा गया कि एवरेज जो है 31.8% गर्ल्स की जो शादी हुई है वो प्रोहिबिटेड एज में हो गई है। ठीक है, यानी कि उनकी शादी 18 ईयर्स के पहले ही हो गई है। एंड इसी में आप देखोगे लगभग 11% लड़कियां हैं आसाम में जो 18 ईयर्स के पहले ही मदरहुड अडॉप्ट कर चुकी है, माँ बन चुकी है। तो ये एक बड़ा मेजर इशू है। इसी में देखो दूसरे स्टेट्स क्या कहते हैं, तो देखो दूसरे स्टेट्स का कहना ये है कि दूसरे भी कुछ 13 स्टेट्स हैं, 13 स्टेट्स में कुछ 70 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिज के रेट्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देखोगे असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, बंगाल, इन एरियाज में चाइल्ड मैरिज के जो रेट्स है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर, लॉस को लेकर। लेकिन फिर भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कुछ चीज़ें दिखाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो नंबर 5 है वो दिखाता है कि लगभग 32% वुमेन ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल की होने के पहले ही करा दी जाती है, 18 साल के पहले ही उनकी शादी करा दी जाती है। ओके, और इसी में आप देखोगे वो परसेंटेज, जैसे अगर इसी परसेंटेज की बात करोगे तो मध्य प्रदेश में कम हुआ है, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे बढ़ा है ये परसेंटेज। ठीक है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, अर्ली मैरिज के इफेक्ट्स क्या है। तो देखो, यंग लाइव्स इंडिया का जो एनसीपीसीआर ऑर्गेनाइजेशन है, ये बोलते हैं कि गर्ल्स जो है उनको आप 18 के पहले शादी नहीं करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास रिप्रोडक्टिव चॉइसेस नहीं होती, उनके पास अवेयरनेस ही नहीं होती। और उनको क्योंकि कम उम्र में शादी हो रही है, तो वो अगर मदरहुड को भी अडॉप्ट करेंगी तो ज़्यादा चांसेस है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के और मदर मोर्टेलिटी रेट के बढ़ने के, उनके डेथ के भी चांसेस हो जाते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 दिखाता है कि हमारे देश में लगभग 54% महिलाएं ऐसी है जो एनीमिया का शिकार है, जिनको अर्ली चाइल्ड बियरिंग करनी पड़ती है और उसके कारण उनकी जो चाइल्ड की हेल्थ है काफ़ी पुअर रह जाती है। ओके, और इसी के साथ में आप ये भी देखते हो कि कई सारी विमेन जो है वो, उनको प्रॉपर मैटरनल हेल्थ केयर नहीं मिल पाती और इसके कारण उनकी जो कंडीशन होती है वो डिटोरिएट करती रहती है। ओके, अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट का यहाँ पे बिल लाई गई है ना, 21 ईयर्स वाली, उसके अगेंस्ट में भी कुछ लोग हैं। उनका कहना ये है कि जो लड़कियां यहाँ पे शादी करना चाहती हैं, ठीक है, मान लो जल्दी शादी करना चाहती है, 18 की उम्र में, 19 की उम्र में शादी करना चाहती हैं, और ये अपनी पसंद से शादी करना चाहती हैं, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी कर रही हैं, तो कई बार क्या होगा
होगा ना कि इनके पेरेंट्स ही इसको यूज करेंगे इस लॉ को इन लड़कियों के अगेंस्ट, इन लड़कियों के विल के अगेंस्ट और इनके पार्टनर्स के विल के अगेंस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे होना कुछ नहीं है, यहाँ पे इन लड़कियों को ही विक्टिम बनना है। और इसी के साथ में 2008 का जो लॉ कमीशन रिपोर्ट है, उन्होंने भी ये कहा कि भाई दोनों लड़का और लड़की की हमको एज इक्वल करने की ज़रूरत है फॉर मैरिज, और ये एज 21 नहीं 18 करने की ज़रूरत है। तो दोनों साइड पे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे है हमारे सामने। बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ, विच इज़ रिगार्डिंग द डाटा ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो स्टूडेंट एनरोलमेंट्स के बारे में है ये, हायर स्टडीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट एनरोलमेंट जो है हायर स्टडीज में, दैट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 7.5%। ये डाटा है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का, यानी कि ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री, हमारी यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, उनका डाटा है ये। और डाटा ये कहता है कि जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में एनरोल हुए हैं वो पिछली बार से ज़्यादा है, लगभग 7.5% इंक्रीज हमको देखने को मिला है हायर एजुकेशन में। लगभग आज की डेट में 4.13 करोड़ एनरोलमेंट्स हुए हैं इन द हायर एजुकेशन। सर्वे ये भी रिवील करता है कि कोविड पेंडेमिक आया, कोविड पेंडेमिक के बाद जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है, उसमें भी 7% का इजाफा हमको देखने को मिला है। इसी के साथ में SC ST OBC कास्ट के जो लोग हैं उनका भी यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है एब्सोल्यूट नंबर्स में इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में तो ये इंक्रीज हुए, लेकिन परसेंटेज में इनका एक ड्रॉप देखने को मिला है, ठीक है। और अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो मुस्लिम पॉपुलेशन का भी एक परसेंटेज के फॉर्म में आप देखोगे तो ड्रॉप देखने को मिला है हायर एजुकेशन एनरोलमेंट्स में, ठीक है। अगर बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, तो ये भी इनका भी आप देखोगे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। पहले ये 92,000 एनरोलमेंट हुए थे, इस बार 79,000 एनरोलमेंट हुए हैं। लेकिन फीमेल एनरोलमेंट ओवरऑल बढ़ा है, ठीक है। जो पिछली बार 45% था, इस बार 49% हुआ है। तो ये कुछ डाटा है जो आप अपने मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हो, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना कहीं पे भी, ठीक है, दैट सो दैट यू कैन यूज इट इन द फ्यूचर। देन देखो, ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंडक्ट करवाती है, 2011 से कंडक्ट करा रही है। देखो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, पहला स्टेटमेंट कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन इज पब्लिश्ड बाय और इज कंडक्टेड बाय एन NGO। तो ये गलत है, NGO नहीं कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही कराती है। दूसरा स्टेटमेंट आपसे पूछ लेंगे, इस बार का जो ऑल इंडिया सर्वे आया है उसमें देखने को मिला है कि 7.5% डिक्रीज हुआ है एनरोलमेंट रेट। तो गलत, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है, ओके। कवरेज क्या क्या होता है ऑल इंडिया सर्वे में, तो देखो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो इंडियन टेरिटरी में लोकेटेड है उन सभी को कवर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही है कि सारे जो भी इंस्टीट्यूशन आई एम सॉरी फॉर द डिसरप्शन, बीच में लैपटॉप बंद हो गया था, ओके। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन जो है उसमें जो कवरेज है वो पूरे इंडियन टेरिटरी में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उन सबको कवर करते हुए है। डाटा सारा कलेक्ट किया जाएगा सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, और डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी, टीचर्स का डाटा, स्टूडेंट एनरोलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको लेकर। बात करते हैं नेक्स्ट पद्म अवार्ड्स की। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये अवार्ड्स हैं हमारे देश में जिनको हम पद्म अवार्ड्स कहते हैं। और ये न्यूज़ में इसीलिए थे क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने जो मन की बात आई इस बार 2023 की, जो सबसे पहली मन की बात इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं जिनको पद्म अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, आप सभी को उनकी स्टोरीज के बारे में पता होना चाहिए।
तो इसीलिए पद्मा अवार्ड्स न्यूज़ में भी है। और पद्मा अवार्ड्स जो है ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं इंडिया में जो अनाउंस किए जा रहे हैं रिपब्लिक डे पे। ये अवार्ड्स जो हैं बेसिकली यहाँ पे दिए जाते हैं किसी के भी डिस्टिंक्ट सर्विस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, कुछ भी एक्सेप्शनल अचीवमेंट है, सर्विसेज हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो पद्म अवार्ड्स जो है ये 1954 में इंस्टीट्यूट किए गए थे और मेजरली 3 कैटेगरीज में होते हैं। पहले होते पद्म विभूषण, दूसरे होते पद्म भूषण और तीसरे होते पद्मश्री। पद्म विभूषण एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिए जाते हैं, पद्म भूषण जो है ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिए जाते हैं और पद्म विभूषण भी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। मतलब एकदम एग्जैक्ट क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन ये अवार्ड के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट या सनद मिलता है जिसपे प्रेसिडेंट का साइन होता है और एक मेडल जरूर मिलता है। मेडल देखो कैसा, इस तरह का, बहुत सुंदर से मेडल होते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। एलिजिबिलिटी क्या होती है? देखो कोई भी पर्सन, किसी भी सेक्स, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन का एलिजिबल है इस अवार्ड के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं, जो पीएसयूज में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के अलावा ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स एलिजिबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आईएएस ऑफिसर हो तो आपको एलिजिबिलिटी हो गई। यहाँ पे जो भी लोग पीएसयूज में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स, वो सब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं जो पीएसयूज में काम कर रहे हैं वो फिर भी एलिजिबल है। बहुत कम होता है कि पोस्टुमसली यानी कि मरणोपरांत, मतलब किसी की डेथ के बाद उसको ये पद्म अवार्ड दिया जाए, लेकिन कई सारे रेयर केसेस में दिया भी जाता है। कौन नॉमिनेट कर सकता है? तो सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और भारत रत्न, पद्म विभूषण अवार्डीज जो ऑलरेडी रह चुके हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं एक्सीलेंस के, वो यहाँ पे अब नॉमिनेट कर सकते हैं। इनफैक्ट हर सिटीजन भी नॉमिनेट कर सकता है किसी भी पर्सन को, अगर उनको लगता है कि पद्म अवार्ड मिलने चाहिए तो उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। और एक बड़ा चीज ये कि कोई भी पर्सन खुद को भी नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, कोई भी देश का जो सिटीजन है वो खुद को भी नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन डिसाइड कौन करता है? तो देखो यहाँ पे एक पद्म अवार्ड कमेटी बनाई गई है जो प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये कमेटी डिसाइड करती है। इसमें होते हैं होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर खुद और प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको अवार्ड दिया जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अवार्ड कमेटी, उसके बाद होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद रिपब्लिक डे के शाम को ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू इज अबाउट मेस्पराइजिंग बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ब्रिंग्स एन एंड टू रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो यूजुअली क्या होता है, रिपब्लिक डे हमारा देश में मनाया जाता है, ठीक है, और बड़े ही शान से, बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाता है और इसमें कई सारी परेड वगैरह होती है, आप लोगों ने देखी भी होगी आई होप। लेकिन इसके साथ में ये पूरा एक प्रोसीजर होता है और ये जो पूरा रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन होते हैं ना, काफी दिनों तक चलते रहते हैं। और अल्टीमेटली ये जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है ये मनाई गई है 29 जनवरी को मनाई गई है। ओके, और इसमें बेसिकली क्या क्या होता है बताऊंगी, लेकिन इस बार कई सारे रेन ड्रॉप्स हो रही थी, बारिश हो रही थी और उस बीच में ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी मनाई गई। इस तरह की दिख रही थी कुछ, बहुत ही सुंदर थी, फिर भी ठीक है, बारिश में भी बहुत सुंदर दिख रही थी। तो देखो ये बीटिंग रिट्रीट फंक्शन होता क्या है। बीटिंग रिट्रीट का मतलब होता है जो ओल्ड मिलिट्री ट्रेडिशन हुआ करता था, मतलब समझ लो कि ये एक वॉर चल रही है, ठीक है, ये वॉर है, ये पार्टी 1 है और ये पार्टी 2 है। ये आपस में वॉर कर रहे हैं, शाम हो गई, सनसेट हो गया, तो अब वॉर नहीं लड़ी जा सकती ना। तो उस टाइम पे जो मिलिट्रीज है, दोनों साइड की मिलिट्रीज कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन देके, कुछ ना कुछ प्रदर्शन करके, परफॉर्मेंस देके इसको, इस वॉर को, उस दिन की वॉर को एंड करते हैं। तो ये ओल्ड मिलिट्री ट्रेडिशन का पार्ट था जहाँ पे ट्रूप्स जब लड़ना बंद करते हैं, अपने आर्म्स छोड़ देते हैं, विड्रॉ करते हैं बैटलफील्ड से, अपने कैंप में रिटर्न करते हैं सनसेट के बाद, तो उस चीज को बीटिंग द रिट्रीट कहते हैं। ठीक है, तो ये मिलिट्री ट्रेडिशन 17th सेंचुरी से इंग्लैंड में चल रहा था। किंग जेम्स टू ने इसको स्टार्ट किया था, जहां ड्रम्स बजा के, फ्लैग्स को लोअर करके, परेड को ऑर्गेनाइज करके ये इस तरह से ट्रूप्स को वापस लिया जाता था। ठीक है, और ये सेरेमनी को बाद में वॉच सेटिंग भी कहा जाने लगा। तो यूके, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अभी भी यहाँ पे ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। यहाँ पे ये कैसे शुरू हुई इंडिया में? तो 1950s में मेजर रॉबर्ट्स हुआ करते थे इंडियन आर्मी में। उन्होंने बोला कि भाई हम अपने रिपब्लिक डे को ऐसे ही थोड़ी ना खाली खाली सा बंद करेंगे, तो उन्होंने इंडिजीनियस से इसको डेवलप किया और ये बोला कि हम अपने मास्ड बैंड्स के साथ इसको खत्म करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक सेक्शन डी है जो सेरेमनीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सेक्शन डी ही इस कंडक्ट करता है इस इवेंट को। और जो सेरेमनी है उसमें कई सारे म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज होते हैं, बैंड्स कई सारे परफॉर्म करते हैं, इंडियन ट्यून्स, वेस्टर्न ट्यून्स पे ये सारा काम होता है। ओके,
नेक्स्ट इशू इज अबाउट द एडिटोरियल, और ये एडिटोरियल है अबाउट अडानी ग्रुप। ठीक है, ये अडानी ग्रुप के अगेंस्ट आपको बताया था मैंने, कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। ठीक है, जो हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको पब्लिश किया है और उन्होंने कई सारे ग्रेव इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि भाई ये स्टॉक मैनिपुलेशन करते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इशू ये है कि भाई ऐसे में जब अडानी ग्रुप के ऊपर, जो कि इतना रिनोन्ड ग्रुप है और माना जाता है कि अडानी, जो गौतम अडानी है, वो सेकंड रिचेस्ट पर्सन है ऑफ द वर्ल्ड, अगर ये सारी चीजें हैं और इनके नाम पे ही हमारे देश में अगर इन्वेस्टमेंट होते हैं, अगर अडानी ग्रुप के ऊपर ही इस तरह के एलिगेशंस लगेंगे तो इन्वेस्टर्स का भरोसा रहेगा क्या इंडिया के मार्केट में? नहीं रहेगा। और आप देखोगे अडानी ग्रुप के ऊपर जैसे ही इस तरह के एलिगेशन लगे, शेयर्स और स्टॉक्स शेयर्स और स्टॉक्स कैसे गिरने लग गए, और शेयर्स और स्टॉक्स के गिरने के साथ में पूरा का पूरा मार्केट गिरने लग गया। ठीक है, आप देख रहे हो कि लोग एकदम पैनिक सेलिंग कर रहे हैं इन स्टॉक्स की। तो ये लेटेस्ट स्टॉक जो स्टॉक मार्केट में जो ये गायरेशंस, जो ये वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है और इंडिया के रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करती है कि चलो ठीक है, मान लिया कि ये जो अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं वो सच हैं कि नहीं है, वो चलो सेकेंडरी बात। लेकिन इस अडानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्ट भी किया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे LIC है, SBI है, इनके भी शेयर्स अफेक्ट हुए इस अडानी ग्रुप के साथ में। और यहाँ पे सेबी सेबी ने ये बोला कि भाई हम चेकआउट करेंगे कि ये सही से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कि नहीं अडानी ग्रुप में, लेकिन ऑफिशियल बेसिस पे कुछ भी नहीं कहा गया है। और इसके साथ में जो RBI हो गया, इंडिया के जो रेगुलेटर्स हो गए, सेबी हो गया, इनके पास अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस चीज को समझें कि ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं है कि कोई एक इंडस्ट्री ग्रुप की बात है, ये पूरे के पूरे इंडिया के मार्केट की बात है। क्योंकि ऐसे में अगर लोगों का ट्रस्ट हिलेगा तो इंडिया में कौन इन्वेस्ट करेगा फिर? ठीक है, और इसी के साथ में LIC जो है, LIC एक की पिलर है कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम के, और LIC के शेयर्स हिल गए, मतलब सोचो, बात तो है ना, कोई बड़ी बात तो है। पब्लिक ट्रस्ट हिल गया यहाँ पे। जो सेवर्स डिपॉजिट्स हैं, LIC पॉलिसीज हैं, टैक्स पेयर के रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन खड़ा हो गया। ठीक है, किस तरह से उनको इन्वेस्ट किया गया है, PSU लेंडर्स को कैसे दिया गया है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो बेसिकली रेगुलेटर्स को यहाँ पे अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी चाहिए। रेगुलेटर को समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कौन सी है, और इन्वेस्टमेंट जहाँ पे भी उन्होंने करी है, जैसे अगर गवर्नमेंट ने भी कहीं इन्वेस्टमेंट करी है या गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। तो ग्लोबल डिबेट जो हो रही है आजकल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर, मतलब RBI और सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है लेकिन रेगुलेटर्स तो है। वैसे ही रेगुलेटर्स होती क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो ये बताते हैं कि किस देश में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस देश में नहीं करनी चाहिए, कौन सी कंपनी में करनी चाहिए, कौन सी नई कंपनी में करनी चाहिए। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की भी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठा था। जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पहले से नहीं बता पाई थी। फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तब भी नहीं बता पाई थी। G20 की प्रेसिडेंसी अभी हमारे पास है, तो ऐसे में हम यहाँ पे बाकी पूरी दुनिया से अपने देश में लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर ऐसे चीजें होंगी हमारे देश में तो काम कैसे चलेगा? तो दीज आर बेसिकली वार्निंग बेल्स कि हमारे रेगुलेटरी सिस्टम को अभी स्ट्रेंथन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दैट वाज ऑल आज के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ अस थ्रू ऑल दीज मीडियम्स। जो लोग इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्टेड हैं उनको मैं बता दूं कि वी आर गोइंग टू कम लाइव एट 6 PM टुडे ऑन इंस्टाग्राम, एंड देयर वी आर